हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे फॉरेन इन्वेजन्स के बारे में। यानी कि जब मौर्य एम्पायर डिक्लाइन हो गया तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में कुछ फॉरेन इन्वेजन्स हुए, जैसे कि द इंडो ग्रीक, इंडोसिथियंस, पार्थियंस एंड कुशन्स के, जिन्होंने इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पर आक्रमण करके रूल किए। तो इन्हीं के बारे में हम आज जानने वाले हैं। वैसे पोस्ट मौर्य पीरियड और फॉरेन इन्वेजन्स का ओवरव्यू हम ले चुके हैं सुंग एंड कन्वा डिनास्टी के वीडियो में, सो आप चाहे तो उसे रेफर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फॉरेन इन्वेजन से। सिलिसिड एम्पायर एंटियोकस के डेथ के बाद धीरे धीरे वीक होते चले गया। एंटियोकस कौन थे? सिलिकस निकेटर के सक्सेसर थे, बट ये एंटियोकस सिलिकस के इमीडिएट सक्सेसर नहीं थे। तो एंटियोकस के डेथ के बाद एंटियोकस के गवर्नर दियोडोटस ने सिलिसिड एम्पायर का काफी ज्यादा ईस्टर्न पार्ट कॉन्क्योर कर लिया। जब ये बात ईरान के शोग्दिया नामक जगह के गवर्नर यूथिडोमस को पता चला, तब उन्होंने दियोडोटस के साथ वॉर करना चाहा। फिर इस वॉर में अनफॉर्चुनेटली दियोडोटस की हार हुई और यूथिडोमस की जीत हुई। तो यूथिडोमस ने काफी बड़ा एरिया सिलिसिड एम्पायर का कॉन्क्योर कर लिया, जिस वजह से पार्थियन सत्रपी ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। सिलिसिड एम्पायर पर्सियन कल्चर को फॉलो करता था। यानी कि जैसे इंडिया में कोई एरिया का डिवीजन होता था तो उसे प्रोविजन स्टेट के नाम से जाना जाता था। ठीक इसी तरह सिलिसिड एम्पायर में ईरान में किसी एरिया का डिवीजन होता था तब उसे सत्रपी के नाम से जाना जाता था, मतलब प्रोविंस को सत्रपी कहते थे और लॉर्ड को, यानी कि जो रूलर थे सत्रपी के, उनको सत्रप कहते थे। एक टाइम पर पार्थियन सत्रपी सिलिसिड एम्पायर का ही पार्ट होता था, बट यूथिडोमस और डियोडोटस के वॉर के बाद पार्थियन सत्रपी ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। यूथिडोमस के जीत के बाद उन्होंने जो एरिया कॉन्क्योर किया उसे कहा गया ग्रीको बैक्ट्रियम किंगडम। यूथिडोमस ने जो एरिया कॉन्क्योर किया था वो उसमें आता था काजाकिस्तान, पाकिस्तान। तो उस समय इस जगह को बैक्ट्रियन नाम से जाना जाता था। और ग्रीको इसलिए कहा गया क्योंकि यूथिडोमस जो थे वो ग्रीस से ही बिलोंग करते थे और उनके जो फादर थे वो ग्रीक जनरल थे। इसीलिए उन्होंने जो एरिया कॉन्क्योर किया था वो बैक्ट्रिया था और वो ग्रीक के थे, इसलिए इस किंगडम को ग्रीको बैक्ट्रियन किंगडम कहा गया। तो काफी पहले समय से ही, मतलब सिल्यूसिड एम्पायर के ऊपर सीथियंस का रूल चल रहा था। सीथियंस के ऊपर यची का रूल चल रहा था। यची के एक विंग कुशन्स। अब ये कुशन्स जो है आने वाले समय पे इंडिया पे रूल करने वाले हैं। अब ग्रीको बैक्ट्रियन किंगडम एस्टेब्लिश होने के बाद सीथियंस पे चाइना से और यची से लोग आक्रमण कर रहे थे, पर सीथियंस वापस से चाइना पर आक्रमण नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उस टाइम पर चाइना की वॉल बन रही थी। तो सिथियंस के पास बस एक ऑप्शन था, नीचे जाने का, मतलब ग्रीको बैक्ट्रियन किंगडम पे आक्रमण करने का, क्योंकि यची उनके ऊपर से आक्रमण कर रहे थे। सीथियन के ऊपर यची थे और सीथियन के बाजू में चाइना, दोनों से आक्रमण चालू था सीथियंस पर। तो सीथियन के पास एक ही ऑप्शन था कि वो सीथियन ग्रीको बैक्ट्रियन किंगडम पर आक्रमण करे। तो इस वजह से ग्रीको बैक्ट्रियन किंगडम के, मतलब यूथिडोमस के बेटे डिमेट्रियस ने इंडिया पर आक्रमण किया और इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कॉन्क्योर कर लिया, जिसे कहा गया इंडो ग्रीक किंगडम। तब इंडिया पर शुंग डिनास्टी एस्टेब्लिश्ड हो चुकी थी और शुंग डिनास्टी का रूल चल रहा था। बट ऐसा नहीं है कि इंडो ग्रीक के आक्रमण करने के बाद से ही ग्रीक का प्रेजेंस इंडिया में आया। इसके पहले जब 323 बीसी में अलेक्जेंडर ने इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट पर आक्रमण किया तो उन्होंने इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट को कॉन्क्योर कर लिया। फिर अलेक्जेंडर इंडिया में कुछ मंथ्स रुककर वापस अपने कैपिटल चले गए। तब उन्होंने जो भी एरिया कॉन्क्योर किया था उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और हर एक एरिया के लिए एक सेपरेट जनरल अपॉइंट कर दिया। अलेक्जेंडर ने इंडिया के नॉर्थ वेस्ट एरिया को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी सिलिकस निकेटर को। जब अलेक्जेंडर की कुछ दिनों में मौत हो गई तो सिलिकस निकेटर ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और इस तरह से सिल्यूसिड एम्पायर एस्टेब्लिश किया। सिलिकस निकेटर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को कॉन्क्योर करना चाह रहे थे। तब उस टाइम वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य का रूल चल रहा था। फिर दोनों के बीच में युद्ध हुआ जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई और सिलिकस निकेटर की हार हुई। चंद्रगुप्त मौर्य ने नॉर्थ वेस्ट तक का एरिया अपने अंडर कर लिया। इन दोनों के बीच ये युद्ध खत्म हुआ एक मैरिटल अलायंस से, यानी कि सिलिकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलिना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। इस तरह इन दोनों के बीच एक फ्रेंडली रिलेशन बन गया। तब सिलिकस निकेटर के एम्बेसडर मेगाथीनिस को सिलिकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट भेजा और भी दूसरे ग्रीक रेसिडेंट्स मौर्य कोर्ट में थे, जैसे कि डिमेकस, डायोनिसियस। तो इससे समझ में आता है कि इंडो ग्रीक इन्वेजन से पहले ही इंडिया में ग्रीक का प्रेजेंस हुआ करता था। और इस बात
की जानकारी हमें मिलती है अशोकास के एडिक्ट से और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, जिसमें ग्रीक पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन दी गई है और बताया गया है कि मौर्य एम्पायर के समय में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर ग्रीक पॉपुलेशन रहा करती थी। मौर्य के पीरियड में फॉरेनर्स की देखभाल करने के लिए डिपार्टमेंट हुआ करते थे। फॉरेनर्स मतलब ग्रीक और पर्सियंस की देखभाल करने के लिए डिपार्टमेंट हुआ करते थे। ग्रीक्स को संस्कृत में यवनास कहा गया है और पाली में योनास। फिर अराउंड 180 बीसी में ग्रीको बैक्ट्रियन किंग डिमेट्रियस यानी कि यूथिडेमस फर्स्ट के सन इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पर इन्वेट करते हैं और इंडो ग्रीक किंगडम एस्टेब्लिश करते हैं। इंडो ग्रीक किंगडम रूल कर रहा था फ्रॉम 2nd सेंचुरी बीसी टू द बिगिनिंग ऑफ द 1st सेंचुरी एडी एंड दे कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ इंडिया। डिमेट्रियस के बाद आते हैं मिनेंदर द फर्स्ट। मिनेंदर द फर्स्ट का रियान था फ्रॉम 165 बीसी टू 145 बीसी। मिनेंदर फर्स्ट को दूसरे नाम से भी जाना जाता था, जैसे मिनेंद्र, मिनद्रा और मिलिंदा। पाली में मिनेंदर द फर्स्ट को मिलिंदा कहा गया है। मिनेंदर द फर्स्ट या कहे मिलिंदा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडो ग्रीक रूलर थे। उनके टाइम पे उन्होंने कैपिटल साकला कर दी। साकला को सियलकोट भी कहा जाता है और सियलकोट का प्रेजेंट लोकेशन पाकिस्तान में है। मिलिंदा बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे और मिलिंदा के द्वारा बुद्धिज्म को पेट्रोनेज भी दिया गया था। और मिलिंदा पन्हू, क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। मिलिंदा पन्हो अराउंड 100 बीसी में कंपोस्ट की गई थी, जिसमें मिलिंदा और बुद्धिस्ट सेज नागसेना का दूसरा नाम नगरजुना था। तो इन दोनों के बीच के कन्वर्सेशन को मिलिंदा पन्हा टेक्स्ट में बताया गया है। वैसे बुद्धिस्ट सेज नागसेन के द्वारा ही मिलिंदा बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए थे। वैसे मिलिंदा पन्हा जो है वो ओरिजिनली संस्कृत में लिखी गई थी, बट अभी हमारे पास मिलिंद पन्हा का सिर्फ पाली वर्जन अवेलेबल है। मिलिंद पन्हा में मिलिंद को डिस्क्राइब किया गया है एज अ वाइज, लर्न्ड एंड कैपेबल किंग और इसके अंत में बताया गया है कि मिलिंदा कैसे बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लेते हैं और बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इंडो ग्रीक ये पहले रूलर थे जिन्होंने कॉइन्स इशू किए। इंडो ग्रीक ये पहले रूलर थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स भी इशू किए थे। तो कॉइन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जिससे हम इंडो ग्रीक रूलर्स के बारे में जान सकते हैं। उन्होंने कॉइन्स पर डेट एंड ह्यूमन फिगर्स इंस्क्राइब किए और बहुत सारे कॉइन हमें मिले हैं जिस पर इंडियन डिटीज या कहे इंडियन देवताओं के इमेजेस है। इंडो ग्रीक ये पहले रूलर है जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ड्रामा या प्ले के समय में कर्टन्स का यूज करना। इसीलिए हमने भी हमारे स्कूल टाइम में देखा है, जब हमारे स्कूल में गैदरिंग हुआ करती थी तो ड्रामा के समय में, डांस सिंगिंग के समय में कर्टन्स का यूज किया जाता था। और मोस्ट ऑफ द इंडो ग्रीक किंग्स जो थे वो बुद्धिस्ट थे और उन्होंने बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज भी किया था। ग्रीक इन्फ्लुएंस मोस्टली आर्ट और स्कल्पचर से दिखाई पड़ता है, पर्टिकुलरली गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट से। एंड ग्रीक आर्टिफैक्ट्स वेर इम्पोर्टेंट टू रीराइट इंडियन हिस्ट्री। और इंडो ग्रीक रूलर्स के द्वारा लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन इशू करवाए गए थे, जबकि गुड क्वालिटी ऑफ गोल्ड कॉइन कुशन के द्वारा इशू करवाए गए थे और बहुत ज्यादा नंबर में ह्यूज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन इशू करवाए गए थे गुप्त पीरियड के समय में। बट इंडो ग्रीक ये पहले रूलर थे जिनके द्वारा गोल्ड कॉइन इशू किया गया था और वो इंडो ग्रीक रूलर थे डिमेट्रियस। फिर धीरे धीरे इंडो ग्रीक किंगडम वीक होने लगता है और डिक्लाइन कर जाता है। इंडो ग्रीक किंग के लास्ट रूलर थे स्ट्रेटो द सेकेंड। उन्होंने पंजाब रीजन में रूल किया अंटिल 55 बीसी, बट सम से अंटिल 10 एडी। फिर इंडो ग्रीक किंगडम का रूल खत्म किया गया विद द इन्वेजन ऑफ इंडोसिथियंस, जिसे साकास भी कहते हैं। खत्म किया गया इसका मतलब ये नहीं कि टोटली उन्हें खत्म किया गया। इंडोसिथियंस के आक्रमण के बाद भी इंडो ग्रीक किंगडम एग्जिस्ट करता था, बट बहुत ही इनसिग्निफिकेंट वे में। यानी कि जब सिथियंस नॉर्थ वेस्ट पर आक्रमण करते हैं तो ग्रीक जो है वो थोड़ा नॉर्थ में बस जाते हैं और छोटी टेरिटरी में रूल कर रहे होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ग्रीक पीपल काफी सेंचुरीज तक इंडिया में रहे। जब मतलब इंडो पार्थियंस कुशन्स आए तब भी वो इंडिया में रह रहे थे, बट इंडिपेंडेंट टेरिटरी के तरह रूल नहीं कर रहे थे। बट सीथियंस कुशन्स पार्थियंस के अंडर एग्जिस्ट करते थे। इस तरह इंडो ग्रीक के लास्ट राजा स्ट्रेटो सेकेंड के साथ इंडो ग्रीक किंगडम डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देता है, खत्म हो जाता है। मतलब एक इंडिपेंडेंट किंगडम की तरह रूल नहीं करता है, बल्कि बाकी जो इंडिपेंडेंट रूलर आते हैं उनके अंडर रूल कर रहा होता है।
अब जानते हैं इंडो सीथियंस के बारे में, यानी कि साकास के बारे में। साकास को शाकास भी कहा जाता है। इंडो ग्रीक किंगडम रूल करता है फ्रॉम अबाउट 180 बीसी टिल अबाउट 55 बीसी। फिर यवनास को, यानी कि इंडो ग्रीक को संस्कृत में यवनास कहा जाता था, तो उनको साकास रिप्लेस कर लेते हैं। एंड सीथियंस a group of Iranian nomadic pastoral tribes, यानी कि सीथियन का ओरिजिन ईरान से है, बट कुछ समय बाद वो सेंट्रल एशिया यानी कि काजाकिस्तान वाले रीजन में जाकर बस जाते हैं। तो सेकेंड सेंचुरी बीसी में सेंट्रल एशियन नोमैडिक ट्राइब और जो चाइना के आसपास की जो ट्राइब है वो चाइना पर वॉर करना चाहती थी, बट उस समय चाइना की वॉल बन रही थी, जिस वजह से चाइना के जो आसपास की ट्राइब है और सेंट्रल एशिया की नोमैडिक ट्राइब चाइना पर आक्रमण नहीं कर पाती है। और फिर सेंट्रल एशियन नोमैडिक ट्राइब और चाइना के आसपास वाली ट्राइब इन्वेट करती है प्रेजेंट डे काजाकिस्तान रीजन पर, जहां पर सीथियंस रहा करते थे। फिर सीथियंस के पास एक ही ऑप्शन था कि वो साउथ के तरफ जाए, तो वो धीरे धीरे साउथ के तरफ बैक्ट्रिया और पार्थिया में मूव होते हैं। पार्थिया ये ईरान का प्रोविंस था। फिर सीथियंस पार्थियन के साथ युद्ध करते हैं और सीथियन पार्थियन के किंग को हराकर इंडिया की तरफ मूव करने लग जाते हैं। फिर वो इंडिया की तरफ माइग्रेट होने लगते हैं और इंडिया के नॉर्थ वेस्ट को कॉन्क्योर कर लेते हैं, और इस तरह से उन्हें फिर इंडो सीथियंस कहा जाता है, यानी कि वो इंडो सीथियंस किंगडम स्टैब्लिश कर लेते हैं। यानी कि फर्स्ट सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड्स इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पर इन्वेट कर लेते हैं और सक्सेसफुली किंगडम स्टैब्लिश कर लेते हैं। सीथियंस की 5 डिफरेंट ब्रांचेस हुआ करती थी जो अलग अलग रीजन्स में रूल करती थी, और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच थी जिसने वेस्टर्न इंडिया में रूल किया टिल द 4th सेंचुरी एडी। इंडो सीथियंस ने इंडो ग्रीक के कंपेयर में इंडियन किंगडम का ज्यादा एरिया कॉन्क्योर किया था, और एक टाइम पे इंडो सीथियंस ने कानवा तक के, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट में रूल कर रहे थे कानवास, वहां तक के एरिया को कॉन्क्योर किया था। तो स्क्रीन पर दिए पिक से काफी अच्छे से क्लियर हो रहा है कि इंडो सीथियन ने कौन कौन सा एरिया अपने अंडर किया था। अब जानते हैं सीथियन रूलर्स के बारे में। तो सबसे पहले सीथियन रूलर थे माउस। माउस को मोगा के नाम से भी जाना जाता था। मोगा का रियान था 80 बीसी टू 65 बीसी। उन्होंने गंधारा रीजन पर रूल किए। गंधारा रीजन यानी कि अभी का प्रेजेंट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वाला एरिया। उन्होंने इंडो ग्रीक टेरिटरीज को इन्वेट किए, बट इनिशियली वो अनसक्सेसफुल रहे, बाद में उनके हाथ में कुछ हिस्सा लगता है। उनके टाइम में कैपिटल था सिरकप, यानी कि अभी का पंजाब पाकिस्तान वाला एरिया। उनके पीरियड से काफी ज्यादा कॉइन्स इशूड किए गए जो हमें मिले हैं, और उसमें मोस्टली बुद्धिस्ट और हिंदू सिंबल्स हैं, जिससे समझ में आता है इंडो सीथियंस रूलर दोनों बुद्धिज्म और हिंदुइज्म को फॉलो करते थे। और इस कॉइन्स पे जो लैंग्वेज यूज की गई थी वो थी ग्रीक और खरोष्टी। मोगा के बेटे अजज द फर्स्ट जो कि साका रूलर थे, वो इंडो ग्रीक रूलर हिपोस्ट्रेटस को हराकर इंडो ग्रीक की टेरिटरी अपने एम्पायर में इंक्लूड कर लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे चस्ताना, जिनका रियान था 78 एडी टू 130 एडी तक। चस्ताना ये वेस्टर्न सत्रप रूलर थे, वेस्टर्न सत्रप डिनास्टी से बिलोंग करते थे, जो उज्जैन के रीजन को रूल किया करते थे। अब जैसे हम जान चुके हैं कि ईरान जो है पर्सियन कल्चर को फॉलो करता था, और उनके प्रोविंस को वो सत्रपी कहते थे और उनके रूलर को सत्रप कहा करते थे। तो अब ये चस्ताना जो थे वो सत्रपी रूलर थे, जो कि इंडिया के वेस्टर्न साइड में रिसाइड कर रहे थे, और वो उनकी एक प्रोविंस हुआ करती थी, यानी कि वेस्टर्न इंडिया उनकी एक प्रोविंस हुआ करती थी, इसलिए उसे वेस्टर्न सत्रप कहा गया। जो सक इरा है वो 78 एडी से स्टार्ट होता है। उसके बारे में मान्यता ये है कि किंग चस्ताना सत्ता में आने से ही ये शुरू होता है, जबकि ये बहुत ही विवादित मुद्दा है, क्योंकि कई सारे सोर्सेज में ये जानने मिलता है कि जो सक इरा है वो कनिष्क सत्ता में आने के साथ ही शुरू होता है, जो कि 78 एडी में सत्ता में आए थे। ये विवाद का विषय है। कनिष्क एक कुशन किंग थे, जबकि सक इरा ये नाम से लगता है कि किसी सक रूलर के साथ शुरू हुआ होगा। सक इरा की जो बिगिनिंग है उसे शुरुआती दौर में किंग चस्ताना के सत्ता में आने के साथ माना जाता था 78 एडी में। ऐसा कई कारणों से माना जाता था, क्योंकि कई सारे इंस्क्रिप्शन में 11 ईयर या 52 ईयर ऐसा कुछ जिक्र किया गया है। कच्छ रीजन में ऐसे कुछ इंस्क्रिप्शन हमें मिले हैं। इनके इंस्क्रिप्शन से और इनके इंटरप्रिटेशन से ऐसा पता चलता है कि सक रूलर चस्ताना का कार्यकाल 11वां साल था, यानी कि 89 सीई, या फिर 52वां साल था, यानी कि 130 सीई। इसके पहले जो मोस्ट कॉमन व्यू था वो ये था कि जो सक इरा है वो कनिष्क के साथ में आने के साथ शुरू होता है, जो कि 78 सीई में सत्ता में आते हैं। हालांकि जो लेटेस्ट रिसर्च है जिसमें हेनरी फाक इंडिकेट करते हैं कि कनिष्क ने अपनी सत्ता 127 एडी के आसपास
पाई थी और इसलिए कनिष्क के समय से शक इरा की शुरुआत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कनिष्क एक शक रूलर नहीं थे, वो एक कुशन रूलर थे। तो शक इरा की शुरुआत कनिष्क ने की थी, ये बात डाइजेस्ट करना थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो जो लेटेस्ट रिसोर्सेज है वो इंडिकेट करते हैं कि शक इरा की शुरुआत शक रूलर चस्ताना के आने से के साथ शुरू होती है, लेकिन कई सारे सोर्सेस में अभी भी इसका जवाब कनिष्क ही दिखाया है। तो इस विवाद को यहीं पे हम छोड़ देते हैं, इसके साथ ही हम छोड़ देते हैं। तो शक इरा के बारे में माना जाता है वो 78 एडी में चस्ताना के साथ शुरू हुआ था। टॉलमी के अकाउंट से पता चलता है कि चस्ताना को तियास्थेनिस या तिस्थिनिस के नाम से मेंशन किया गया है। चस्ताना को फाउंडर माना जाता है। वो दो मेजर शक सत्रप डिनास्टी के फाउंडर थे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जिसमें एक था भद्रमुखास और दूसरा था वेस्टर्न सत्रप। वेस्टर्न सत्रप वही रीजन है जिसमें नाहपना भी थे, जिन्हें सतवाहना के किंग गौतमी पुत्र सतकर्णी द्वारा डिफीट किया गया था, जिसके बारे में हम जान चुके हैं। अब नेक्स्ट रूलर थे रुद्रदमन द फर्स्ट, जिनका रियान था फ्रॉम 130 एडी टू 150 एडी। उन्हें शक रूलर का ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है। वेस्टर्न क्षत्रप डिनास्टी से बिलोंग करते थे और चस्ताना रूलर के ग्रैंडसन थे। रुद्रदमन द फर्स्ट ने कोंकण, नर्मदा वैली, गुजरात और मालवा का कुछ पार्ट काठियावाड़ एरिया अपनी किंगडम में इंक्लूड किए थे और उन्होंने कठियावाड़ के सुदर्शन लेक को भी रिपेयर किया था। ये एक मैनमेड लेक था जिसका पानी इरिगेशन के लिए यूज किया जाता था। इस लेक को बनवाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के प्रोविंशियल रूलर पुष्यगुप्त के द्वारा। और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो कि फर्स्ट इंस्क्रिप्शन है जिसे संस्कृत में लिखा गया था, और इस इंस्क्रिप्शन में सुदर्शन लेक के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। रुद्रदमन द फर्स्ट किंग बनने के बाद उन्होंने महाक्षत्रप का टाइटल लिए थे और उन्होंने सतवाहना के साथ मैरिटल रिलेशनशिप भी मेंटेन किए थे। वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी उनके सन इन लॉ थे और रुद्रदमन द फर्स्ट बहुत ही विक्ट्रियस किंग थे। नाहपना रूलर के द्वारा हारी गई टेरिटरीज को रुद्रदमन द फर्स्ट ने फिर रीगेन करके अपने एम्पायर में इंक्लूड किए थे। रुद्रदमन द फर्स्ट ने संस्कृत लिटरेचर और कल्चर आर्ट को काफी सपोर्ट किए। फिर साक एम्पायर डिक्लाइन होना स्टार्ट करता है जब सतवाहना एम्परर गौतमी पुत्र सतकर्णी के द्वारा शक रूलर को डिफीट किया जाता है और इस तरह जो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न और पाकिस्तान में शक रूलर रूल कर रहे थे उनका रूल खत्म होने लगता है जब उनका रीजन कुशन के अंडर आ जाता है। इन बिटवीन पार्थियंस भी अटैक करते हैं, जबकि वेस्टर्न इंडिया में जो वेस्टर्न सत्रप रूलर रूल कर रहे थे वो 4th सेंचुरी एडी तक रूल करते रहते हैं, तब तक जब तक गुप्त डिनास्टी के रूलर चंद्रगुप्त दी सेकेंड वेस्टर्न सत्रप के साक रूलर रुद्र सिम्हा दी थर्ड को हरा नहीं देते और इसके साथ शक डिनास्टी समाप्त हो जाती है। अब पार्थियन एम्पायर के बारे में बात करते हैं। हम जैसे जान चुके हैं कि पार्थियन ये प्रोविंस हुआ करता था जो सिल्यूसिड एम्पायर हुआ करता था। सिल्यूसिड एम्पायर जब कमजोर होता है तो पार्थियंस अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। पार्थियन एम्पायर डेवलप होता है और फिर धीरे धीरे उनकी एक विंग इंडिया पर अटैक करती है। तो जो पार्थियन इंडिया पे अटैक करते हैं उन्हें कहा गया इंडो पार्थियंस। पार्थियंस को हिंदी में पहलव कहा गया है। इंडो पार्थियन किंगडम को सूरन किंगडम भी कहा जाता था, जिसे हाउस ऑफ सूरन के गोंडोफरिक के द्वारा फाउंड किया गया था। जब ये अपने जिनत पर पहुंच गया था तब वो ईस्टर्न ईरान, अफगानिस्तान के वेरियस पार्ट और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के एरिया पर रूल कर रहे थे। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन मतलब अभी का पार्ट्स ऑफ मॉडर्न पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। और ये इंडो पार्थियन किंगडम फाउंड किया गया जब पार्थियन गवर्नर गोंदोफेरस ने पार्थियन एम्पायर से अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी और बाद में उन्होंने वेस्ट के और कुछ एक्सपेडिशंस किए जिसमें उन्होंने इंडोसीथियंस और इंडो ग्रीक की टेरिटरी कॉन्क्योर कर ली। फिर इंडो पार्थियंस का रूल काफी कमजोर हुआ जब कुशन्स ने 1st सेंचुरी एडी के सेकेंड हाफ में इन्वेजन किया। इंडो पार्थियंस को जाना जाता है बुद्धिस्ट मोनास्ट्री तख्त आई बही के कंस्ट्रक्शन के लिए, जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। गोंडोफेयर्स द फर्स्ट ओरिजिनली एक रूलर थे जो सियास्तन यानी कि प्रेजेंट ईस्टर्न ईरान पर रूल किया करते थे। गोंडोफेयर्स ने खुद को किंग ऑफ किंग्स का टाइटल दिया था, जो कि बहुत ही करेक्ट टाइटल था क्योंकि इंडो पार्थियन एम्पायर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो नहीं करता था और कई सारे छोटे डिनास्टी ने इंडो पार्थियन पीरियड में अपनी पोजीशन मेंटेन कर रखी थी। गोंडोफेयर्स द फर्स्ट की डेथ के बाद एम्पायर कई टुकड़ों में बिखर गया और फिर गोंडोफेयर्स द फर्स्ट को शायद उनके बेटे सर्पिडोनस
ने रिप्लेस किया और सर्पिडोन्स ने गोंडोफेयर्स का टाइटल अज्यूम किए, जिस वजह से उन्हें गोंडोफेयर्स द सेकंड कहा गया। ये दोनों रूलर रहे जिन्होंने इंडो पार्थियन किंगडम को स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रयास किया। ऐसा माना जाता है कि सिटी ऑफ तक्षशिला इंडो पार्थियंस का कैपिटल था और सर जॉन मार्शल के द्वारा बहुत ज्यादा अमाउंट में पार्थियन स्टाइल आर्टिफैक्ट्स के साथ बड़े स्तर की खुदाई की गई थी। उनके बाद और भी कुछ माइनर किंग्स आए, लेकिन इंडो पार्थियन फिर से अपनी पोजीशन रिगेन नहीं कर पाया, जैसी पोजीशन गोंदोफेयर्स द फर्स्ट के पीरियड में हुई थी। और फिर फर्स्ट सेंचुरी एडी के मिडल में कुशन्स ने कुजवा कटफिसेस के लीडरशिप में इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर इन्वेजन किया और इस इन्वेजन में इंडो पार्थियंस मैनेज करते हैं उनके कंट्रोल को रिटेन करना ईस्टर्न ईरान में। फिर वो लोग वहां रूल करते रहते हैं जब तक सासानियन एम्पायर यानी कि जो ईरानियन एम्पायर था वो पार्थियंस का खात्मा ना कर दे तब तक। अब हमें इंडो पार्थियंस के रिलीजन का ज्यादा पता नहीं है, यानी कि वो कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे इसका पता नहीं है, बट इतना क्लियर है कि वो जोरास्ट्रियन के साथ रिलीजियस कन्फ्लिक्ट में रहा करते थे। इंडो ग्रीक और इंडो सीथियंस की तरह हमारे पास कोई एक्सप्लिसिट रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है जिससे हम कह सकते हैं कि इंडो पार्थियंस भी बुद्धिज्म को सपोर्ट करते थे। इंडो पार्थियंस के समय में कॉइन्स पर हिंदू डेटी शिवा की इमेज मिली है और ऐसा माना गया है कि ये कॉइन गोंडोफेयर्स द फर्स्ट के रियान के थे। अब जानते हैं कुशन एम्पायर के बारे में। ओरिजिन की बात करते हैं सबसे पहले, तो इसके बारे में हम वीडियो के स्टार्टिंग में जान चुके हैं कि ये कुशन जो थे ये यची ट्राइब के थे और इनकी एक विंग, फिफ्थ विंग, जो सेंट्रल एशिया में रहा करती थी, वो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में अटैक करती है, इन्वेट करती है। चाइनीज सोर्सेस के अनुसार कुशन को ग्यू शियोंग कहा गया है और इन सभी यची ट्राइब में जो कुशान थे वो डोमिनेट कर जाते हैं और वो ईस्टवर्ड बढ़ना शुरू करते हैं साउथ में आने के बाद, और पार्थियंस और साकास को डिफीट करते हैं फर्स्ट सेंचुरी एडी में और बाद में कुशन रूल एस्टैब्लिश करते हैं। स्क्रीन पर दिए पिक से काफी अच्छे से क्लियर हो रहा है। कुजुला कटफिसेस का रियान था फ्रॉम 30 एडी टू 80 एडी, जिन्हें कटफिसेस दी फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता था। कुजुला कटफिसेस ये पहले यची ट्राइब थे जिन्होंने इंडिया में कुशन एम्पायर एस्टैब्लिश किया था, यानी कि उन्होंने कुशन एम्पायर का फाउंडेशन एस्टैब्लिश किया इंडिया में। उनके रियान में उन्होंने सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश किया काबुल, कंदाहार और अफगानिस्तान एरिया में। उनके बाद उनका बेटा वीमा तख्तू जो कि उनके सक्सेसर थे, जिनका दूसरा नाम था सदाशकना, जिन्होंने 80 टू 95 एडी तक रूल किए। उनके द्वारा कुशन एम्पायर एक्सपांड किया गया इंडिया के नॉर्थ वेस्ट तक और कॉपर कॉइन इशू किया गया जो रोमन एम्पायर के कॉइन से मैच करता था। फिर सत्ता में आते हैं वीमा कदफिसेस, जिनका रियान था 95 एडी टू 127 एडी। अफगानिस्तान के राबातक से एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें मेंशन है कि वीमा कदफिसेस वीमा तख्तू के बेटे थे और कनिष्क के फादर थे। इनके पीरियड में लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशू किए गए। वो शिव भगवान के भक्त थे और ये क्लियर होता है कॉइन्स से जो उनके पीरियड में इशू कराए गए थे। इस इरा में लार्ज नंबर ऑफ रोमन गोल्ड कॉइन मिलते हैं, जिसे कह सकते हैं कि उस टाइम इंडिया बहुत ही प्रॉस्परस देश था और रोमन एम्पायर के साथ अच्छा व्यापार किया करता था। अब बात करते हैं द ग्रेट रूलर कनिष्क के बारे में, जिनका रियान था 127 एडी टू 151 एडी, पर इनके रियान के पीरियड में विवाद है जिनके बारे में हम थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कनिष्क बहुत ही पावरफुल रूलर थे कुशन एम्पायर के। वीमा कदफिसेस के बेटे थे। इनका कैपिटल था पुरुषपुरा, प्रेजेंट लोकेशन पेशावर है। उनका रूल के समय कुशन एम्पायर को एक्सटेंड किया गया था उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान टू मथुरा एंड कश्मीर, सिंधु पार्ट्स ऑफ पार्थिया, पंजाब, मालवा, बनारस, गंधारा, पेशावर, औध, पार्ट्स ऑफ मगध इंक्लूडिंग पाटलिपुत्र। तो इस तरह काफी बड़ा एम्पायर था। पाटलिपुत्रा कैप्चर करने के बाद कनिष्क बुद्धिस्ट मॉन्क अश्वघोष को उनके राज दरबार पेशावर ले जाते हैं और अश्वघोष को कंसिडर्ड किया गया टू बी द फर्स्ट संस्कृत ड्रामाटिस्ट। कनिष्क के राज दरबार में कोर्ट में काफी सारे स्कॉलर्स थे जैसे परशवा, अश्वघोष, वाशुमित्र, नगरजुना, चरका एंड मथुरा। अब ये जो चरका और शुश्रत थे इन्हें मेडिसिन एक्सपर्ट कहा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चरका इनके द्वारा फर्स्ट प्लास्टिक सर्जरी की गई थी। तो इस तरह इन दोनों को मेडिसिन फील्ड में बहुत बड़ी एक्सेलेंस के तौर पर देखा जाता है। और कनिष्क ने ग्रीक इंजीनियर एचसिलियोस को पेट्रोनाइज भी किए थे। और कनिष्क के द्वारा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कराई गई थी कुंदलवना
कश्मीर में संस्कृत लिटरेचर उनके टाइम में काफी डेवलप्ड होता है, जिस कारण फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल संस्कृत में ही हुई थी, जिसमें महायाना और हिनायाना दो सेक्ट्स बने। इस काउंसिल को चेयर किया गया वसुमित्रा के द्वारा, और इसके बाद बुद्धिस्ट टेक्स्ट और कमेंटरीज बनाए गए कॉपर शीट्स पर। कनिष्क ने बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज किया, और ऐसा माना जाता है कि कनिष्क रिलीजियस व्यू के लिए काफी टॉलरेंट थे, मतलब अपने रिलीजन के प्रति बहुत रिजिड नहीं थे, अदर रिलीजन्स की भी रिस्पेक्ट करते थे। और इसका प्रूफ है कि उनके पीरियड में इशू किए गए कॉइन, जिस पर इंडियन, ग्रीक और जोरोएस्ट्रियन देवताओं की इमेज मिलती है। उन्होंने आर्ट और आर्किटेक्चर में भी काफी पैट्रोनेज दिया, और उनके पीरियड में गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट काफी ज्यादा फ्लरिश्ड हुआ। उन्होंने बुद्धिज्म के महायाना फॉर्म को प्रोपोगेट किए, बट कनिष्क की डेथ कैसे हुई ये जानकारी अवेलेबल नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि उनकी ऑफिशियल्स द्वारा ही उन्हें मार दिया गया ड्यू टू कंटिन्यूअस वॉर, एंड ये जानकारी मिलती है जनरल पंचाव के चाइनीज टेक्स्ट से। कुशन के पीरियड में 3 डिस्टिंक्ट स्कूल ऑफ आर्ट को प्रमोट किया गया: गंधारा स्कूल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, अमरावती स्कूल इन आंध्रा, एंड मथुरा स्कूल इन द गंगेस वैली। और ये तीनों स्कूल काफी ज्यादा फ्लरिश्ड हुए कनिष्क के समय में। इंडिया और चाइना के बीच अच्छे ट्रेड हुआ करता था, और इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच भी ट्रेड हुआ करता था। कुशन्स सिल्क ट्रेड रूट का लार्ज पार्ट कंट्रोल करते थे, जिस वजह से चाइना में बुद्धिज्म स्प्रेड किया गया, और इसी समय बुद्धिज्म कोरिया और जापान में भी स्प्रेड किया गया। कई सारे टावर्स, चैत्यर्स, टाउन्स, ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स बिल्ड किए गए कुशन्स किंग के द्वारा। इन्हें बिल्ड करने के लिए पैट्रोनेज दिया गया। कुशन्स ये फॉरेन इन्वेडर थे, पर जब ये इंडिया में आए तो इन्होंने अपने आप को कम्प्लीटली इंडियनाइज्ड कर लिया, अलग तरीके से, कल्चर से, वे ऑफ लाइफ से। ऐसा माना जाता है कि जो कुशन पीरियड है उसने एक आधार तैयार किया, एक बेस तैयार किया, जिसके वजह से गुप्ता पीरियड अपने पीरियड के दौरान एक गोल्डन एज में पहुंच पाए। गुप्ता पीरियड अगर इंडिया का गोल्डन एज था, तो उसका बैकग्राउंड कुशानों ने ही तैयार किया था। और कनिष्क राजा के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि कनिष्क ने चाइना के हन डिनास्टी के राजा हन होती के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी, जिसमें कनिष्क ने सेकेंड अटेम्प्ट में चाइनीज किंग को हराए थे। अब जो ये बैक टू बैक फॉरेन इन्वेजन हुए थे इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न में, तो वो सारे फॉरेनर्स सेंट्रल एशिया से आए थे, जिस कारण इनके द्वारा किए गए अटैक को सेंट्रल एशिया कॉन्टैक्ट भी कहा जाता है। तो जो ये सेंट्रल एशिया का कॉन्टैक्ट इंडिया के साथ इस्टेब्लिश हुआ, उसका इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसके बारे में जानते हैं। तो इस इन्वेजन के बाद जो बिल्डिंग एक्टिविटीज थी उसमें बर्न ब्रिक्स, टाइल्स का यूज किया गया, कैवलरी का इंट्रोडक्शन हुआ, और राइडिंग हॉर्स का यूज करना चालू हुआ। न्यू वेयरिंग यानी कि नए पहनावे, और लिविंग एलिमेंट्स यानी कि रहन सहन, जैसे कि टर्बन, ट्राउजर्स, हैवी लॉन्ग कोट, इन सब का पहनना यूज करना चालू किया गया। ट्रेड एंड कॉमर्स, जैसे कि सिल्क ट्रेड इनके कंट्रोल में था। काफी डाइवर्स कल्चर इन लोगों ने बनाया था, और बुद्धिज्म का स्प्रेड किया गया। बट बुद्धिज्म के स्प्रेड के दौरान हिंदुइज्म भी राइज हुआ, हिंदुइज्म को भी इक्वल रिस्पेक्ट मिलती रही। कॉइन करेंसी का यूज करना प्रॉपर इस पीरियड में चालू किया गया। स्कल्पचर्स, आइडल, स्टैच्यू मेकिंग, ये सब भी काफी फ्लरिश्ड हुए। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का टॉपिक यानी कि ये फॉरेन इन्वेशंस के दौरान इकोनॉमिक लाइफ, सोसाइटी लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।